सर ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि सारे का सारा मामला, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि अब नए हुर्मुज़ जो है उस पे आके रुका है, तो क्या जब तक ये मामला हल नहीं होगा दीगर मामलात भी इससे जुड़े रहेंगे? देखिए, आप नए हुर्मुज़ स्ट्रैटेजिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एक तो आप ये जानिए ना कि 20 से 30% यहाँ से सप्लाईज होती हैं, और वो सिर्फ ऑयल की नहीं होती, उसके साथ यूरिया यहाँ से सप्लाई होती है। अगर ये ब्लॉक रहेगा तो फूड शॉर्टेजेस का सामना किया जा सकता है। फिर यहाँ से फाइबर ऑप्टिक्स गुजरती है, गालिबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है थ्रू ऑनलाइन, वो मुतासर हो सकता है। और फिर ये आपने जो हुर्मुज़ है ना, ये है पर्शियन गल्फ के अंदर, नाम देखिए ना, पर्शियन गल्फ। तो लिहाजा ईरान ये समझता है कि जब तक उनका इसके ऊपर कंट्रोल है, और वॉर से पहले भी उन्होंने इंतबा किया था कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम इसे ब्लॉक कर देंगे, और फर्दर अगर हमला करेंगे तो फिर हम जो दूसरा चौक है जिसे बाबुल मंदब कहा जाता है, उसे भी हम चौक कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं, लेकिन ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने जो एक नुक्ता उठाया है निक स्टीवर्ट का, ये वाकई तशवीशनाक है, और ये हार्ड लाइनर हैं, क्योंकि जितने भी इजरायली सपोर्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं इन चीज़ों को डीरेल करने की। जहाँ तक एम्बेसडर साहब ने नुक्ता उठाया है कि कहीं भी नहीं जा रहे अमेरिकन, तो एना कैस्पेरियन एक जर्नलिस्ट है अमेरिका की, उन्होंने कल अपने एक वीलॉग के अंदर इस बात को एक्सपोज किया कि जितनी भी प्राइवेट सैटेलाइट कंपनीज हैं उनसे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट की है कि आप फोटोज़ को, वीडियोज़ को रिलीज़ मत करें, बिकॉज अमेरिकन जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है एरिया के अंदर वो डिसमेंटल्ड है। और ये पिछले हफ्ते ये डिसाइड हो चुका है कि बहुत सारा अमेरिकन जो एसेट्स हैं और ट्रूप्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इजराइल, कुछ ग्रीस और कुछ वापस चले जाएंगे, और कुछ मेरा ख्याल है कि डियागो गार्सिया की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है उस पोजीशन में नहीं रहेंगे। याद रखें, हॉब्स ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जो वॉर है ना, उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल है या रियासत है, दे रिमेन इन ए स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑल। लेकिन क्यों? फॉर लस्ट, फॉर ग्लोरी, फॉर पोजीशन। और उसकी उन्होंने 3 स्टेजेस बताई जो कि मैं समझता हूँ इसके अमेरिका के ऊपर पूरा उतरती हैं। पहली स्टेज के अंदर उन्होंने कहा कि कुछ गेन करने के लिए आप हमला करते हैं, तो अमेरिका का ये की ख्वाहिश थी कि ईरानी जो ऑयल रिसोर्सेज है इसको अपने कंट्रोल में करें, और जो राइजिंग चाइना है उसकी सप्लाई लाइन को सीवियर कर सकें। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी स्टेज या दूसरा जो काज होता है जो आपको घसीटता है वॉर की तरफ, वो आपकी सेफ्टी है। अब जब आपने वॉर स्टार्ट की और आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ईरान ने टारगेट किया, तो वो मसला आपकी सेफ्टी का बन गया। अब सेफ्टी के साथ जब आपके मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स आपके हिट हुए, तो यहां मसला आपकी रेपुटेशन का बन गया। तो ये तीनों जो स्टेजेस जो हॉब्स आइडेंटिफाई करता है, वो अमेरिका के केस में मुझे पूरा नजर आ रहा है। जब अमेरिका की इस वक्त जो सीरियस उनको जो इंजरी है ना, वो इंजरी है उनकी आर्म्स कैपेबिलिटी की, क्रेडिबिलिटी का ज़ाया होना। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि यूरोप है या कनाडा है या अरब ममालिक, जीसीसी ममालिक हैं, वो सब अल्टरनेटिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये भी अब भी बेहतर है अमेरिका के लिए कि वो सिलसिलेवारी सही, लेकिन इस जंग से बाहर निकलें, अदरवाइज वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि मिडिल ईस्ट ने जो अमेरिकन ब्लॉक में रह के नुकसान उठाया और कहा जा रहा है कि आगे भी वो इसी ब्लॉक में रहेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? असल में अमेरिकन ताकत बड़ी है, अभी भी बड़ी है। उनकी क्रेडिबिलिटी को, जैसे डॉक्टर मुनव्वर साहब ने कहा, बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। मुमालिक इस वक्त उनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है वो टूट रहा है, और वो इसलिए नहीं टूट रहा कि वो आप खुद टूट रहे हैं, अमेरिका उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कि अभी जर्मनी से फौजी वापस बुलाए हैं, और उसके बाद बाकी चीजों से भी उसको विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा खड़ा हो गया है अमेरिका के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूं कि इसके साथ चाइना की पावर राइज देखिए, और रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो, स्पाइट ऑफ द यूक्रेन वॉर, रशिया अभी भी एक ताकत के तौर पे खड़ा है। तो आने वाले दिनों में 2 चीजें डेवलप होंगी। एक है कि आप अगर ये जंग बंद हो जाती है तो उसमें ये होगा कि आप इकोनॉमिकली किससे एफिलिएटेड हैं, और मैं उस इकोनॉमिक एफिलिएशन में और इन्फ्लुएंस में ब्रिक्स का जो करेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ। इसलिए कि ब्रिक्स जो है वो
एडुकेट करता है कि आप लोकल करेंसीज में कारोबार करें या आप युआन में कारोबार करें और आप डॉलर में ना भी करें तो इट्स एक्सेप्टेबल। अभी रशिया ने, आपने देखा होगा, उन्होंने इंडिकेशन दी है, उन्होंने कहा जी हम डॉलर में तेल नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तेल जो है वो युआन में खरीदेंगे। तो अगर ये चीजें आपको होती नजर आ रही हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये हुई है कि विद इन मिडिल ईस्ट जो अपना यूएई है वो इजराइल की तरफ अलाइन हो गया। अब बहुत सारे ममालिक के शायद मिडिल ईस्ट में ख्वाहिश तो हो कि वो ईरान के इजराइल की तरफ चले जाए, और इससे पहले कोशिश भी हो रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो अपने आप को इजराइल से एफिलिएट नहीं कर सकते अदर यूएई, क्योंकि यूएई तो बड़े अरसे से सऊदी अरब के भी खिलाफ था और मुसलमानों की भी पीठ पे छुरा घोंप रहा था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन ममालिक की अमेरिका से एफिलिएशन तो रहेगी, लेकिन वो इन्फ्लुएंस जो इस वॉर से पहले अमेरिकन उनके ऊपर इम्पोज कर रहे थे, और जो वो ट्रेड के ऊपर से उनको जिस तरह जोर लगा रहे थे, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात है, चाइना ने अभी एक डायरेक्टिव इशू किया है अपनी कंपनी को, उन्होंने कहा डोंट बॉदर अबाउट अमेरिकन सैंक्शन। आप ईरान से जो कंपनी कारोबार कर रही है वो ईरान से उसी तरह तेल का कारोबार जारी रखे, एंड डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन कोई सैंक्शन नहीं। तो वर्ल्ड इज नॉट सो, मतलब इतनी स्मूथ नहीं रहेगी अमेरिकन के लिए। अमेरिकन को बड़ी पार से नीचे आते हुए टाइम लगेगा, पेट्रो डॉलर को हिट लेते हुए टाइम लगेगा, लेकिन ये तमाम चीजें एक नए सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की तरफ जरूर जाएंगी, और उस ऑपरेटर्स के अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान का, इवन ईरान का रोल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता नजर आएगा, बिकॉज जो कुछ एक चीज अमेरिकन की जो सिक्योरिटी गारंटीज थी उन्होंने भी वर्क नहीं किया। कतर के अंदर देख लीजिए, कतर बिल्कुल वॉर से बाहर निकल गया। बहरीन और कुवैत जो है वो चूंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इजराइल से भी एफिलिएटेड रहे हैं। बहरीन के अंदर तो बहुत बड़ा मुसाद का हेडक्वार्टर था, जो बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा प्राउडली बयान किया, यहाँ जो हमारे तो मुसाद से बड़ा क्लोज था, वी हैव अ बिग हेडक्वार्टर, और उनको हम फाइनेंस भी करते हैं, उनको हम लुक आफ्टर भी करते हैं। तो वो तो वहां से डिटैच होते हुए टाइम लगेगा, लेकिन बहरीन से अब मुसाद को और बाकी जो चीजें उनको अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ेगा उस एक्सटेंट पे जिस पे पहले था बहरीन में। और आपने देखा कुवैत में या जो फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर था उसके बेस पे आपने थिनिंग आउट देख ली है। तो जब थिनिंग आउट होगी तो आपका इन्फ्लुएंस भी कम होगा, लदीद एयरबेस पे भी थिनिंग आउट होगी, क्योंकि अमेरिका ये समझता है इस वक्त दुनिया में ये मिलिट्री थिंकर जो हैं इस थ्योरी को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये होती भी नजर आ रही है कि जो बड़े बड़े एसेट्स हैं ना, जैसे बड़े बड़े जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और ये आपके लिए बर्डन बनेंगे आने वाली वॉर में। इसी तरह जो बड़े बड़े बेसेस हैं वो भी वल्नरेबल बनेंगे आपके लिए आने वाली वॉर में, क्योंकि वॉर का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। इट इज नो मोर अ ट्रुप फाइटिंग अ ट्रुप, इट इज अ वॉर विच इज बीइंग फाइटेड विद द बटन, इट इज अ वॉर विच इज बीइंग फॉट इन द मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जिसमें आप अपनी इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी, ड्रोन, एयर पावर, मिसाइल सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसमें जो तरक्की, जो एडवांसमेंट नजर आ रही है, और फिर ईरान ने इस वॉर का एक स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है।